तो कल के लेक्चर में हमने बात की थी जो विलियन का बेसिक कंसेप्ट होता है उसके ऊपर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं सांद्रता। देखिए विलियन, कोई भी विलियन जो बनता है उसमें कितना विलेय है या कितना विलायक है उसका अमाउंट बताने के लिए जिस टर्म का हम यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं सांद्रता। ठीक है, सांद्रता क्या चीज़ होती है? तो सांद्रता होती है कि विलियन में उपस्थित जो विलियन होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं? विलियन में उपस्थित विलेय या फिर विलायक भी हो सकता है। जनरली हम विलेय की बात करते हैं, लेकिन विलेय या विलायक के मोलों की संख्या या बेसिकली हम मात्रा बोलते हैं ना, कितने मात्रा है, मोलों की संख्या या फिर कितनी मात्रा उपस्थित होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? सांद्रता बोलते हैं। ठीक है, तो कितने विलेय उपस्थित हैं आपके विलियन में या कितने विलायक उपस्थित हैं, तो उसको हम जिस टर्म से एक्सप्रेस करते हैं उसे हम बोलते हैं सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन। और इस सांद्रता को जब हम निकालते हैं, सांद्रता को कैलकुलेट किया जाता है, तो सांद्रता को निकालने के लिए देखिए, सांद्रता को निकालने के लिए बहुत सारे टर्म्स हमारे होते हैं। किसी भी विलियन में कितने विलेय उपस्थित हैं या कितने विलायक उपस्थित हैं उसको निकालने के लिए हम सांद्रता का उपयोग करते हैं। और सांद्रता को निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे टर्म्स आते हैं, लेकिन इन टर्म को हम क्या करते हैं? दो पार्ट में पढ़ते हैं। सांद्रता को जो व्यक्त करने वाले पद हैं उनको हम दो पार्टों में पढ़ते हैं। भाई देखो वो दो पार्ट कैसे होते हैं या कौन कौन से वो पार्ट होते हैं जिनमें हम इसको पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। देखिए, एक तो वो टर्म होते हैं जो क्या करते हैं? ताप पर निर्भर करते हैं, और दूसरे वो टर्म होते हैं जो ताप पर गैर निर्भर होते हैं या ताप पर निर्भर नहीं होते। ताप पर गैर निर्भर होते हैं, ठीक है, या निर्भर नहीं होते। दो तरीके टर्म हैं। अब सर ये ताप पर निर्भर क्या चीज़ है? देखिए सिंपल सी बात, आप देखते हो जैसे सांद्रता को निकालने के जो टर्म्स होते हैं आपने सुने ही हैं कि मोलरिटी है ना, मोलरता होता है, मोललता होता है, मोल अंश है ना, और नॉर्मलता होता है। इस तरीके से क्या होता है? W/W% होता है ना, W/V% होता है, और V/V% होता है, तो ये और ppm पार्ट्स पर मिलियन होता है। ये सारे टर्म क्या करते हैं? हमारे सांद्रता को व्यक्त करते हैं। लेकिन इनमें से कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो ताप पर निर्भर करते हैं और कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो ताप पर निर्भर नहीं करते। देखिए यहीं से एक बार क्वेश्चन नीट में पूछ लिया गया था कि ऐसे चार टर्म आपको दे दिए थे, इनमें से कौन सा टर्म ऐसा है जो ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए ताप पर निर्भर, अब ताप पर निर्भर करेगा कौन? भाई देखिए आपके जो टर्म है वो बेसिकली दो तरीके हैं। एक तो क्या है, देखो आप जब विलियन में उपस्थित विलेय को डाल रहे हो है ना, विलेय जो ये विलेय की मात्रा है ना, यहाँ पे मोलों की संख्या या फिर इसकी मात्रा कितनी उपस्थित है, ये जो मात्रा है इस मात्रा को हम क्या लेते हैं? बोलो, आपको पता है। या तो इस मात्रा को हम किस में व्यक्त करते हैं? आपने लिया केजी में या फिर ग्राम में लिया आपने, है ना। और दूसरी चीज़ है, या तो आपने किस में लिया? जो वॉल्यूम के टर्म में लिया, या तो आप लीटर में लोगे या तो आप किस में लोगे? ml में लोगे। तो जो विलेय या विलायक है इसकी मात्रा आप किस में लोगे? मान लो विलेय है, विलेय की मात्रा आप किस में लोगे? केजी या ग्राम में लोगे, या फिर आप दूसरा वॉल्यूम के टर्म में लोगे तो लीटर या ml में लोगे। ठीक है, तो देखो केजी और ग्राम ये क्या होता है? ये होता है, आप जानते हो, मास है ना। ये क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और अगर हम बात करें इसकी लीटर या ml में जो आप लेते हो क्या होता है? वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यानी कि बात करें हम आयतन होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ये चीज़ होती है आयतन और ये चीज़ होती है द्रव्यमान। अब आप खुद बताओ द्रव्यमान और आयतन में से कौन सा टर्म ऐसा है जो ताप पर निर्भर करता होगा? तो देखो सिंपल सी बात है, सिंपल एग्जांपल से आप समझ सकते हो। जैसे मान लो आपका वेट है ना, आपका वेट कितना है? गर्मी के टाइम में आपका वेट है मान लो 50 किलो। तो क्या आप ठंडे में जाने तक आपका वेट कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा? तो आप देखते हो भाई नहीं होगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना। तो जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसका ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना। जबकि आप जानते हो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम टेम्परेचर के चेंज होने से क्या होता है? वॉल्यूम आपका परिवर्तित हो सकता है या हो जाता है। तो बेसिकली मास जो होता है ना, मास द्रव्यमान का ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब ताप पर निर्भर करने वाले टर्म कौन से हुए? ताप पर निर्भर करने वाले टर्म, जिन भी टर्मों में क्या होगा? आयतन आएगा।
आयतन जहाँ भी आता है वो ताप पर निर्भर करता है, और ताप पर गैर निर्भर कौन करता है? जो द्रव्यमान होता है वो क्या करता है? ताप पर गैर निर्भर होता है, ताप पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात थी। अब देखो इस बेसिस पर हम क्या करें, हमारे जो टर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं सर? बोलो, आपको पता है जो W/W% होगा, है ना, यहाँ तो वेट बाई वेट परसेंट है, ये कहाँ आ जाएगा? ताप पर गैर निर्भर है, ताप पर निर्भर करता नहीं है, तो ये तो यहाँ आ जाएगा भाई। अच्छा दूसरा बताओ, ठीक है, एक तो तुम्हारा ये हो गया W/W% हो गया, दूसरा ताप पर गैर निर्भर जिसमें द्रव्यमान आता है ना, प्योरली द्रव्यमान आना चाहिए, तो आप जानते हो मोललता, ठीक है, मोललता, मोलैलिटी, ठीक है, ये ताप पे क्या होगी? टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करती, इसको आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हो। क्या होता है अभी समझते हैं, बस अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ इनका क्लासीफाई। तीसरा आपने मोललता पढ़ लिया, दूसरा, ठीक है, फिर आप क्या पढ़ोगे? आप जानते हो मोल अंश, है ना, मोल अंश का भी यही है, मोल अंश या मोल प्रभाव जो आप बोलते हो, है ना, इसका भी यही फंडा है, इसमें भी कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे क्या होता है फिर आगे पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना, क्या आता था? ppm भी जो आ जाता है, ppm, है ना, क्या बोलते हैं? पार्ट्स, है ना, पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। ये भी आपका क्या हो गया? सारे ताप पे गैर निर्भर टर्म हो गए। अच्छा इधर आ जाते हैं जरा आयतन वाले। आयतन वाले टर्म क्या होते हैं? तो आपने देखा आयतन वाले टर्म क्या है? W/V% है। अच्छा आपने बोला V/V% है भाई, वॉल्यूम परसेंट होता है, आयतन बटा आयतन प्रतिशत, है ना, द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत। आपका टर्म आता है मोलरता, है ना, मोलरता। मोलरता क्या होता है? मोलरता आप देखते हो कि ये कैपिटल M रहता है, ठीक है, मोलरता भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका क्या आ जाएगा? आप जानते हो नॉर्मलता, नॉर्मलता की भी आपने परिभाषा पढ़ी होगी, तो नॉर्मलता भी क्या होता है? इस तरीके का टर्म होता है, ठीक है। तो ये सारे टर्म जो होते हैं हमारे ताप निर्भर में आ जाते हैं, और ये क्या होते हैं? ताप गैर निर्भर में आते हैं। तो सीधी बात है, जो द्रव्यमान वाले टर्म होंगे वो क्या होंगे? ताप पर निर्भर नहीं करेंगे, और जो आयतन वाले टर्म होंगे वो ताप पर निर्भर करेंगे। बस इतनी सी बात थी जो आपको समझनी है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कभी बने तो आपको छोड़ना नहीं है। अब इन टर्म्स को जरा समझते हैं भैया क्या होता है ना, क्या चीज़ होती है, जरा समझते हैं भाई। देखो, है ना, सबसे पहले हम लेके चलते हैं अपनी पहली प्रॉपर्टी को लेके चलते हैं यहाँ से, जो आपकी क्या है? W/W%, W/W प्रतिशत, ठीक है ना। W/W प्रतिशत आपकी कौन सी, मतलब कौन सी राशि है, ये क्या है, हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना। ताप पे निर्भर है या गैर निर्भर है, तो पहले तो हमने देख लिया ताप पे क्या होता है? W/W% है, तो ताप पर तो निर्भर, ये क्या करेगा? ताप पे गैर निर्भर होगा, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान आ रहा है, दोनों चीज़ों का द्रव्यमान आ रहा है। तो आपने क्या किया, जैसे यहाँ पे W, ऊपर वाले W का क्या होगा? यहाँ पे विलियन का, है ना, कुल भार। और देखो परसेंटेज की बात करा तो 100 से आप क्या कर लोगे? उसे मल्टीप्लाई कर लोगे। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? W/W% निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो विलेय की मात्रा, इनके विलेय का भार हो गया, नीचे विलियन का कुल भार हो गया, ठीक है, इनटू क्या हो गया? 100 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या किया? W/W निकाल दिया। अब जैसे इसका मतलब क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, हमने बोला 10% जो ग्लूकोज है ना, 10% ग्लूकोज का विलियन, आपको ऐसा दे देगा 10% ग्लूकोज। तो 10% ग्लूकोज का मतलब क्या है कि आपका भैया जो 10 ग्राम ग्लूकोज है ना, वो क्या है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में जाके घुला हुआ है। मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज है और 100 ग्राम क्या है? आपका विलियन है, ठीक है ना। 100 ग्राम क्या है? विलियन। मतलब वहाँ पे पानी कितना है? तो आप देखो 100 में से आपका 100 ग्राम में 10 ग्राम तो हो गया ग्लूकोज, और प्लस 90 ग्राम जो होगा वो क्या होगा? विलायक होगा, यानी कि पानी की मात्रा होगी। ये मतलब होता है किसका? W/W% का। तो ऊपर विलेय की मात्रा आती है, नीचे क्या आता है? विलियन का कुल भार आ जाता है। तो इसे हम बोलते हैं W/W%। इसका क्वेश्चन में आपको इस तरीके से देखने का, कहीं पे दे देगा आपको 10% ग्लूकोज का सोल्यूशन है ना, 10% W/W, मतलब 10% W/W ग्लूकोज का सोल्यूशन, ऐसा दे देगा आपको, ठीक है। तो आपको समझ जाना है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, है ना, सिंपल सा टर्म है। दूसरा आता है V/V%, वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट क्या चीज़ होता है? देखो वॉल्यूम परसेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या चीज़ होता है? तो वॉल्यूम सिंपल सी बात है ना, क्या हो जाएगा? जो विलेय होगा, विलेय का आयतन, है ना, और बट्टा क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा विलियन का आयतन। विलेय का आयतन बटा विलियन का आयतन, है ना, पूरा
परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई हम और इसे कर लेंगे। तो सिंपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब विलेय का आयतन, भाई विलेय का आयतन है ना, वॉल्यूम ऑफ जो जितना भी सॉल्यूट का आपने लिया, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, जैसे मान लो ml पे ले लिया आपने, ठीक है, इसको भी आपने ml में ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपने बोला सिंपल सी बात, हमने बोला कि भाई है ना 10% किसी चीज़ का सॉल्यूशन बना लिया, आपने बना लिया इथाइलिन, ठीक है, एथिलीन जो ग्लाइकोल होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन बना लिया आपने 10%। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई देखो, अगर टोटल 100 ml सॉल्यूशन है तो उसमें क्या होगा 10% V/V लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि भैया आपका जो 10 ml क्या है, 10 ml विलेयी पदार्थ है, ठीक है, मतलब कौन, इथाइलिन ग्लाइकोल है, और वो कितना है 100 ml सॉल्यूशन में उपस्थित है। ये इसका मतलब होता है, इस तरीके से इसका मतलब होता है। और देखो इस टर्म का हम बेसिकली यूज भी करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है मान ले, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। कहाँ पे यूज होती है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, भाई देखिए, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट का हम यूज करते हैं ना इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल होता क्या चीज़ है, इथाइलिन ग्लाइकोल का मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया, ये होता क्या चीज़ है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है ना, ये गाड़ियों में ना एंटीफ्रिज के काम, एंटीफ्रीज का काम करता है गाड़ियों में, ठीक है ना। तो गाड़ियों में क्या होता है, इसको यूज किया जाता है, और ये टेम्परेचर को क्या कर देता है ना, टेम्परेचर को -17 डिग्री तक पहुंचा देता है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का इसका 35% सॉल्यूशन जो होता है, 35% V/V सॉल्यूशन किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का, ये क्या करता है ना गाड़ियों में, तो गाड़ियों में एंटीफ्रीज का काम करता है। ये टेम्परेचर को, हिमांक को इतना पहुँचा देता है, ये लगभग 17.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक का माइनस में कर देता है, ठीक है ना, बहुत कम कर देता है टेम्परेचर को, ठीक है, इतना -17 तक पहुंचा देता है इसका सॉल्यूशन। तो ये गाड़ियों में यूज़ किया जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है ना, एंटीफ्रीज का यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। अच्छा तीसरा क्या आ जाता है, तीसरा भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा हम जो टर्म बोलेंगे वो हम बोलेंगे W/V%। W/V% का क्या होता है, सिंपल होता है, आपने किसी सॉल्यूट को क्या कर दिया, 1 विलियन में डाल दिया, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, कितना लीटर विलियन में आप उसे ऐड कर रहे हो, तो वही उसकी क्या होती है W/V% होता है। जैसे इस टर्म का यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो आपने देखा बहुत सारी जो मेडिसिन बनती है, दवा बनती है ना, उसमें आपको क्या लेते हैं, ऊपर वेट तो किसका लेंगे, सॉल्यूट का वेट ले लेंगे, ठीक है, जैसे आपने 10 ग्राम ले लिया, 20 ग्राम ले लिया, और उसको क्या कर दिया, नीचे आपने सॉल्यूशन में ऐड कर दिया, तो वो आपका क्या होता है W/V% होता है। तो ये बेसिक टर्म है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो हमारा मोलरता, नॉर्मलता, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो समझते हैं, आइए मोलरता को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका सिंपल था, इतना आपके समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो चलो अब हम समझते हैं, चलो यहाँ से समझ लेते हैं मोलरता को, ठीक है। मोलरता, अगला टर्म जो आता है हमने देखा मोलरता है ना, मोलैरिटी, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 टर्म है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक मोलरता होता है, एक मोललता होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि दोनों टर्म एक जैसे लगते हैं, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसमें क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। देखिए मोलरता क्या होता है, तो देखिए आपके विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है ना, विलेय के मोलों की संख्या किसमें, प्रति लीटर आयतन, है ना, विलियन के प्रति लीटर आयतन में। देखो तो एक चीज़ समझना, क्या होती है, प्रति लीटर आयतन में उपस्थित, प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, भाई देखिए विलेय के मोलों की संख्या प्रति लीटर आयतन, है ना, विलियन का जो प्रति लीटर आयतन होता है, मतलब 1 लीटर विलियन में कितने मोल उपस्थित होते हैं। 1 लीटर जैसे आपका विलियन है मान लो, है ना, 1 लीटर का आपका विलियन बना, उसमें कितने मोल हैं विलेय के। अभी मोल की मात्रा की बात नहीं कर रहा, मात्रा की बात तो यहाँ कर ली, देखो है ना, आपको देखते हैं मात्रा की बात इधर पे कर ली, यहाँ मोल की बात करेगा, किसकी बात करेगा, मोल। यहाँ पे मात्रा की बात ऊपर कर ली है, ठीक है, W/V% आपने पढ़ लिया, है ना, और V/V% पढ़ लिया, मात्रा की बात हो चुकी, यहाँ पे मोल की संख्या की बात करता है। अच्छा मोल क्या होता है सर, मोल क्या चीज़ होती है, देखो मोलरता इक्वल टू, हमने बोला नंबर ऑफ मोल को फिलहाल हमने N से निकाल दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, ये विलेय के लिए है, और नीचे क्या आ जाएगा, विलायक के लिए। तो विलायक के लिए जो चीज़ होती है उसे हम सॉल्वेंट का वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा, इस फॉर्मूले को और ब्रेक कर लेते, देखो हम नंबर ऑफ मोल्स।
अभी नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे लीटर में है, ठीक है। इसको अगर ml में करोगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ठीक है। मोलरता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो जो ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना n, ये क्या है, ये मोलों की संख्या है। मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या भैया, विलेय के मोलों की संख्या, है ना। किसके मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। भैया नीचे ऊपर विलेय के मोलों की संख्या है, नीचे क्या है, जो विलियन है, जो तुम्हारा विलियन है, पूरा विलियन का आयतन है। अच्छा, जैसे हमने बोला विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालें, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो द्रव्यमान बट्टा इसका क्या होता है, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। और नीचे फिर क्या है, देखो तो हमने क्या किया, द्रव्यमान, द्रव्यमान को हमने लिख दिया स्मॉल वाले w से। सॉल्यूट के लिए जो भी चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पे हम स्मॉल w लेके चलेंगे उसको, ठीक है, स्मॉल w। मोलर मास को हमने m0 से दिखा दिया, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो आपने लिखा वॉल्यूम इन लीटर, तो वॉल्यूम लिख दिया लीटर में। ये फॉर्मूला बन गया, मतलब फाइनल फार्मूला क्या निकल के आया, W/m0 इंटू वॉल्यूम v, है ना। अभी किस में, अभी वॉल्यूम लीटर में, है ना। चाहो तो आप ml में लिख सकते हो, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो आपके समझ में आ गई होगी बात, सिंपल बात है, कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है। कि प्रति लीटर, ठीक है, प्रति लीटर विलियन में, ठीक है, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो प्रति लीटर विलियन के आयतन में जितने भी विलेय के मोलों की संख्या होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, विलियन की मोलरता कहते हैं। बहुत सिंपल है फॉर्मूला। ऊपर अगर तुम लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, विलेय के मोलों की संख्या, नीचे क्या लिखोगे, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, विलियन में कितने उपस्थित है मोलों की संख्या, वो आपकी मोलरता होती है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे सिंपल सा पूछता हूँ, वैसे इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हम एक बाद में एक सेशन करेंगे, उसमें करेंगे क्वेश्चनों को एक साथ, ठीक है। लेकिन फिलहाल देखो एक मैं छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे आपने मोलरता निकालनी है, मोलरता किसकी निकालनी है, मैंने बोला शुद्ध जल की मोलरता निकालो। आपको कुछ भी चीज़ नहीं दिया हुआ है, शुद्ध जल की मोलरता आपको कैलकुलेट करनी है। देखो कैसे करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इधर का मैं रब कर देता हूँ, फिर हम इसको चलते देखें, समझते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ये हमने मोलरता को समझ लिया यहाँ तक है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है, इसका अगर हम यूनिट बताएं, ठीक है, तो क्या होता है, देखो ये क्या हो, ये किस में आ रहे हैं, मोल में आ रहे, और ये क्या आ रहे, लीटर में आ रहे। तो मोल प्रति लीटर, है ना। अगर कभी बोले मोलरता की इकाई क्या है, मात्रक क्या है, तो मात्रक क्या हो जाता है, मोलरता का जो मात्रक है वो है मोल प्रति लीटर, है ना, मोल प्रति लीटर। ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, मोल लीटर -1, क्योंकि ऊपर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा ना, ऐसा भी लिख देते हैं, ठीक है। तो मोल प्रति लीटर, या फिर इस तरीके से इसको लिख दिया जाता है मोलरता। अब क्वेश्चन आता है कि शुद्ध जल की मोलरता, शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है, कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं। एक हमारा क्वेश्चन है या एग्जाम्पल है कि मोलरता निकालने के लिए एक मैंने सिंपल बोला, शुद्ध जल। जब आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन ना हो और आपको मोलरिटी कैलकुलेट करनी हो, शुद्ध जल, है ना, प्योर वाटर की मोलरिटी, ठीक है। अब कैसे इसको कैलकुलेट करें मोलरिटी को, देखो तो हमने क्या किया, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है भाई, शुद्ध जल है, अभी तो कोई और चीज़ है ही नहीं ना उसमें, दूसरी चीज़ है ही नहीं। तो क्या करेंगे, इसका भार लेंगे, है ना, क्या आएगा, विलेय का भार। तो हम यहाँ पर विलेय का भार क्या लेके चलते हैं, 1000 kg इसका मास लेके चलते हैं, ठीक है। मतलब वो 1000 ग्राम, है ना, मतलब 1 kg हमने मास लिया, 1000 ग्राम हो गया। और बट्टा अपॉन में क्या करेंगे, देखिए जो H2O होता है, शुद्ध जल, जल का अणुभार कितना होता है भैया, है ना, ऊपर भार होता है, नीचे क्या होता है, अणुभार होता है। तो अणुभार कितना होगा, तो अणुभार देखो H2O अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 और 2 18। आपने 11वीं क्लास में भी किया हुआ है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 18 से इसको कैलकुलेट आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो 18 5 90 और फिर कितना 10 आ जाएगा, 100 बच जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 18 5 90 55.5, ये चलते रहेगा। तो इसको हम लिखते हैं 55.56। तो मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर कितनी होती है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, 55.5 है, ठीक है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बाकी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे आपको क्या बोल रहा है कि द्रव्यमान, है ना, आपको द्रव्यमान दे देगा, मोलर द्रव्यमान आप निकाल लोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी वॉल्यूम आपको दिया रहेगा कि इतना लीटर है या ml है, वो भी आपको मेंशन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कोई ज़्यादा टफ इसके है नहीं।
इकाई ध्यान में रखनी है, ऐसा यूनिट जो होती है वो मोल प्रति लीटर होती है। इस तरीके से आप मोलरता को क्या कर लोगे, अलग अलग के लिए कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है ना। तो मोलरता कैलकुलेट करने में कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं आपको। ये हमने शुद्ध जल की मोलरता कैलकुलेट कर ली। तो मोलरता किसको बोला, प्रति लीटर, है ना, प्रति लीटर विलियन के आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलियन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इंपॉर्टेंट टर्म है, आपका पेपर में पूछा जाता है मोलरता के बारे में, ठीक है ना। तो आप मोलरता कैलकुलेट कर सकते हो। मोलरता कैलकुलेट करने के लिए कुछ बातें मैं आपको ध्यान में रखने को बोलूँगा, जैसे कि कुछ हमारे पर्टिकुलर कंपाउंड हैं उनके मोलर मास आप याद कर लो, है ना। सिंपल सा उनको कई बार आप प्रैक्टिस करो तो याद हो जाएंगे। जैसे H2SO4 है, NaOH है, ठीक है, यूरिया है ना, और अमोनिया है। इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं, उनके मास आप क्या कर लो, याद रख लो, ठीक है। जैसे H2SO4 है तो 98 होता है H2SO4 का, है ना। यूरिया का जैसे यूरिया करोगे तो 60 हो गया, ऐसे तुम्हारा NaOH हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या होनी चाहिए, कुछ कुछ के फ्लोएंड पे याद होने चाहिए, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको एक आसानी हो जाएगी, ठीक है। जैसे ग्लूकोज हो गया आपका, है ना, 180, तो इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए। कोई कुछ कुछ एक टेबल बना के आप याद कर लेना। उसके बाद देखो अगला टर्म पे आते हैं। मोलरता हमने पढ़ लिया, चौथा टर्म। आगो पांचवा टर्म हम देखते हैं, नेक्स्ट टर्म मोललता। अच्छा, मोलरता और मोललता में क्या अंतर होता है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इस कन्फ्यूजन को देखो दूर करके चलते हैं। मोललता क्या होती है, मोललता, अभी आपने मोलरता बोला प्रति लीटर आयतन में, है ना, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ क्या होती है, प्रति केजी, है ना, यहाँ पे प्रति केजी, है ना, प्रति केजी जो तुम्हारे पास क्या होता है, विलायक होता है, प्रति केजी विलायक में। यहाँ विलियन था, मैंने मिलियन वहाँ पे लिखा नहीं है तो आप लिख लेना। प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, बस इतना सा अंतर होता है सर। देखिए इतना सा अंतर होता है, प्रति केजी विलायक आ जाता है और वहाँ क्या आता है, वहाँ प्रति लीटर विलियन आता है, ठीक है ना। और वहाँ पे आयतन की बात होती है, यहाँ विलायक को भी हम केजी में लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, विलियन की मोललता कहलाती है। अच्छा देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विलेय के मोलों की संख्या बटा नीचे क्या आ जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो विलेय है ना इसका भार आ जाएगा किसमें, किलोग्राम में, किसका, विलायक का। यहाँ पे विलायक आएगा सीधे, ठीक है। वहाँ आयतन विलियन का अर्थ है, यहाँ विलायक का आएगा। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, अभी पढ़ा है ना, क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान अणुभार, तो W बट्टा क्या हो जाएगा, m0, है ना, मोलर द्रव्यमान आ जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, W इन kg, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ध्यान रखना, क्योंकि देखो दोनों जगहों पे W आ गया तो एक को कैपिटल से बनाओगे, एक को स्मॉल। आप जनरली विलेय को स्मॉल से बना के चलो ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा, और विलायक को कैपिटल से आप बना के चलना है, ये हो गया। और अगर ग्राम में लिखना फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, ग्राम में कैसे लिखोगे, तो स्मॉल w m0 इंटू कैपिटल W kg इंटू 1000 में, ठीक है। ये अगर हम फार्मूला लगा के चलते हैं तो ये क्या आता है, ये मोललता का फार्मूला आ जाता है। ये मोलरिटी का, मोलरिटी में भी आप क्या करो, अगर लीटर के बदले ml लगाना चाहो तो यहाँ W/m0 इंटू वॉल्यूम, है ना, ml इंटू क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये फार्मूला आपको देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आसानी से आप इसे कर सकते हो। तो ये है आपका मोललता है, मोललता आपने कैलकुलेट कर ली, मोललता। तो मोललता का यूनिट क्या हो जाएगा, देखो ऊपर क्या विलेय के मोल, है ना, यानी कि मोल का तो क्या होगा, मोल ही होगा, है ना। तो यहाँ पे मोल पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसके जो होता है मोलर पर लीटर में आपने लिखा था, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पे मोल पर केजी में लिखोगे, है ना, यूनिट जो हो जाएगी मोल पर केजी, ठीक है, मोल पर केजी। तो यूनिट हो जाएगी, मात्रक जो है वो मोल पर केजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या था, यहाँ मोल पर लीटर, मोलर नहीं, मोल पर लीटर, ठीक है। यह इसको हम मोलर भी कहते हैं ना, मोलर, इस सॉल्यूशन को मोलर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मोलर, है ना, मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। इतना मोलर, आपको कभी कभी ऐसा भी देगा मोलल, ऐसा दे देगा मोलल, यहाँ मोलर दे देगा, है ना। मैंने ये गलती से लिख दिया था, मतलब मोलर लिख दिया था, तो इसको आप सही कर लेना। यहाँ पे आएगा मोलर। अगर आपको बोला एक मोलर, है ना, इतना डेसी मोलर, देखो अभी क्या होता है, एक ये भी होता है, कभी कभी आपको दे देता है ना, जैसे m/10 लिख दिया, है ना, तो क्या हो गया, ये 10 आपने कर दिया, m/10 का सोल्यूशन कर दिया, है ना, 10 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये क्या होता है, इसको हमने 0.1 m सोल्यूशन भी लिख देते हैं, 0.1 मोलर सोल्यूशन ऐसे लिख देते हैं। जैसे आपने लिख दिया m/2 लिख दिया, है ना, तो अलग अलग टाइप के सोल्यूशन होते हैं। m/100 कर दिया, ये m/100 का भी आपको सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, तो 0.01 मोलर ऐसा आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये मोलरिटी में ये सब आपको देखते
को मिलेगा। ठीक है, फिर वही बात है, इसका न्यूमेरिकल भी हम आगे करेंगे। तो ये होता है आपका मोलरता। आपने मोलरता सीख लिया, आपने मोललता सीख लिया। ठीक है, तो देखिए उसके बाद जो अगला टर्म होगा वो हम बताएंगे मोल अंश। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। देखो अब मोल अंश को कर लेते डिस्कस। मोल अंश या फिर मोल प्रभाज जिसे कहते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास क्या होता है, मोल प्रभाज। ठीक है, मोल प्रभाज को एक इस तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं। ठीक है, ये सिंबल को काई बोला जाता है। तो काई, ये जो सिंबल है ये मोल प्रभाज को रिप्रेजेंट करता है। मोल प्रभाज में क्या होता है, देखिए अब आपने देखा कि हमारे पास ये भैया एक क्या है, विलयन है। ठीक है, इसमें क्या है तुम्हारे पास, देखो दो तरीके के अवयव हैं। एक आपके पास क्या है, ए है, और आपके पास इसमें क्या है, बी है। तो आप जानते हो ए भी प्रेजेंट होगा इस विलयन में और बी भी प्रेजेंट होगा। तो आप जानते हो, देखिए इसके भी कुछ मोल होंगे और आप जानते हो इसके भी कुछ मोल होंगे। दोनों के कुछ ना कुछ मोल क्या होंगे, उपस्थित होंगे। ए के भी होंगे, बी के भी होंगे। तो ए के कितने मोल उपस्थित हैं, बी के कितने मोल उपस्थित हैं, उसको निकालने के लिए हम किस टर्म का यूज करते हैं, मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज क्या बताता है, जैसे हमने बोला आपने ए के मोल निकालो भाई, है ना, ए का मोल प्रभाज निकालो। तो यहाँ पे होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, है ना, ए के कितने, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल है ना, अणु की जो मोलों की संख्या है, बट्टा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाता है टोटल मोल, है ना। तो हम बोलेंगे, जैसे हमने एक्स ए लिखा तो क्या लिखेंगे, ए के मोलों की संख्या, कहाँ पे, विलयन में उपस्थित ए के मोलों की संख्या, बट्टा नीचे क्या हो जाएगा, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। तो ए के मोलों की संख्या बट्टा कुल मोलों की संख्या ना, विलयन में, विलयन की बात कर तो विलयन में ए के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या। तो एक्स ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ए के मोलों की संख्या को मैंने किससे लिखा, एन ए से लिखा, बी के मोलों की संख्या को किससे लिखा, ठीक है, कुल मोलों की संख्या। देखो तो एन ए प्लस क्या हो जाएगा, एन बी। ठीक है, क्योंकि ए के भी आएंगे बी के भी आएंगे, नीचे तो टोटल आ जाएंगे। तो इससे हम जो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, मोल अंश से निकाल लेते हैं। आप सेम काम बी के लिए भी कर सकते हो भाई। देखो बी के लिए निकालोगे तो कैसे करोगे, एक्स ऑफ बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये आपके किसके निकल गए, बी के मोलों की संख्या निकल गई। ठीक है, ए के मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या। अच्छा देखो अब मेरे को ये दो इक्वेशन मिल गई, मतलब ए के मोलों की संख्या निकालनी तो मैं ये कर लूँगा, बी के मोलों की संख्या निकालनी तो ये कर लूँगा, और इन मोलों की संख्या को जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरा क्या निकल के आएगा, बोलो, मेरा मोल प्रभाज निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। ठीक है, मोल प्रभाज तो एक फैक्टर होता है एक तरीके का। ठीक है ना, ये अब इसका क्या करना है, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूँ तो मेरा क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा एक्स ए और यहाँ पे आ जाएगा एक्स बी। देखो एक्स ए है, ये मेरा एक्स बी है, मतलब एक्स बोल सकते हो आप, वैसे काई बोलते हैं इसको, है ना, लेकिन चलो आप ऐसे बोल सकते हैं कभी कभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने समझने के लिए। बाकी आप सिंबल आपको पता होना चाहिए क्या है करके। ठीक है, तो देखो एन ए प्लस एन बी बोल दिया यहाँ पे, ये एन ए है, ये एन बी है, ये हो गया। अब देखो एलसीएम दोनों के सेम है तो ऊपर वालों को ऐड कर दो, एक्स ए प्लस एक्स बी में क्या लिख सकता हूँ इसको, बोलो एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा 1 आ जाएगा, यानी कि जो टोटल मोल प्रभाज होता है क्या, ठीक है, काई ए प्लस काई बी इक्वल टू कितना होता है, 1। मतलब कभी आपको किसी सॉल्यूशन में अगर ए का मोल प्रभाज दिया हुआ है तो बी का आप निकाल सकते हो, ऐसे नहीं निकालना। कैसे निकालना है, बी का निकालना तो क्या करोगे, 1 माइनस क्या कर लोगे, एक्स ए आप कर लोगे, काई ए कर लोगे, सॉरी, है ना, बार बार एक्स ही निकलता है यहाँ से। ठीक है, तो क्या होता है, देखो एक्स बी इक्वल टू अगर आपको निकालना है 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा। ठीक है, ये काई ए हो जाएगा एक्स बी की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, मोल प्रभाज को कैलकुलेट कर सकते हो। हमने मोल प्रभाज को देख लिया। ठीक है, हमने क्या देख लिया अपना, ठीक है, अपने क्या देख लिया, ये मोलरता देख लिया, मोललता देख लिया। ठीक है, ये सारे टर्म हमने समझ लिए। अब एक टर्म आता है हमारे पास क्या, पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो अभी देखो जो ये जो आपका मोललता है ये आपका आगे काम आएगा, देखो, है ना, जब हम क्या पढ़ेंगे, हेनरी लॉ पढ़ेंगे तो आपका क्या आएगा, मोल प्रभाज काम आएगा। और मोललता अभी आगे हमारी अणुसंख्या गुणधर्म है, वहाँ पे मोललता हम यूज पर लेने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हमने लिया पार्ट्स, है ना, पर भी बोल देते हैं इसे, पर को या फिर प्रति मिलियन बोलते हैं, मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, पीपी। तो ये मिलियन का मतलब क्या होता है ना,
पहली बात ये मिलियन का मतलब क्या होता है, तो मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6। मिलियन का मतलब होता है आपका 10 की पावर 6। तो जब भी हमको पार्ट्स पर मिलियन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अपनी क्वांटिटी को क्या कर देंगे, 10 की पावर 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपने बोला W/W है ना, W/W को ppm में कैलकुलेट करो, तो आपने जब W/W को ppm में कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आप क्या करोगे, आपने क्या बोला, वेट ऑफ सॉल्यूट है ना, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या कर दोगे उसको, तो आपने पहले जो आपकी पूरी क्वांटिटी लिखी थी उसको आपने क्या कर देना, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आपका क्या निकल के आ जाएगी, जो वैल्यू पूरी निकल के आ जाएगी वो किस में निकल के आ जाएगी, ppm में कैलकुलेट होके आ जाएगी। ठीक है ना। ऐसे आप किसी भी क्वांटिटी को अगर 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या निकल के आता है, पार्ट्स पर मिलियन निकल के आ जाता है। इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो जो सी होते हैं, समुद्र होते हैं, समुद्र में है ना सॉल्ट होता है। देखो इतना बड़ा समुद्र है, ठीक है, और उसमें क्या है, सॉल्ट की कितनी मात्रा है, तो उसकी कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इस टर्म का यूज कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है ना। देखिए अगर इसका ppm का हम फॉर्मूला लिख दें तो फॉर्मूला क्या लिख देंगे, ppm। ठीक है, तो ppm का फॉर्मूला, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विलियन में उपस्थित जो क्या है आपके अवयव है, अवयव के भागों की संख्या है ना, जो भी अवयव आप निकाल रहे हो, अवयव के भागों की संख्या बट्टा क्या आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे कुल विलियन के अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 की पावर 6 से। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन के आ जाता है। मतलब कोई भी आपके जो भी टर्म्स हमने पढ़ी उसको 10 की पावर 6 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो ppm में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म होती है लास्ट ppm वाली। तो इस तरीके से हमने सारी कंसंट्रेशन टर्म को समझ लिया है। अब इसके न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल मैंने साथ साथ में इसलिए नहीं कराए ताकि कुछ बच्चों को खाली क्या करना होता है, ये कॉन्सेप्ट देखना होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इस वजह से न्यूमेरिकल अभी नहीं करवाए। तो न्यूमेरिकल हम इसके फाइनली आपको करवा देंगे लास्ट में। ठीक है, तो ये सेशन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करो। ठीक है, और इस तरीके से जुड़े रहो, आगे हम और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।